नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जो कभी नहीं हुआ वो होते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानियों को चुन चुन करके सीमा पार फेंका जा रहा है और कश्मीर में भी ऐसे लोगों को और महिलाओं को डिपोर्ट किया जा रहा है अब, जो 30-30, 40-40, 60-60 साल से यहाँ पर रह रही थी, बच्चे पैदा किए हैं, इनके बच्चे फोर्सेस में भी रहे हैं और इनकी भारत की नागरिकता कभी नहीं रही। ऐसे लोगों को भारत में क्यों रहने दिया गया? कौन ताकतें इसके लिए जिम्मेदार थी? इसी तरीके से गुजरात में मुहिम चली है, सूरत में, अहमदाबाद में। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था, योगी जी ने एक एक पाकिस्तानी को चुन चुन करके प्रदेश की सीमाओं से बाहर यानी पाकिस्तान के लिए भेज दिया और बड़े षड्यंत्रों का एक्चुअल में खुलासा हुआ है। ये वहां प्रेग्नेंट होती थी और भारत में आकर के बच्चों को जन्म देती थी, यानी जनसंख्या बढ़ा रही हैं हिंदुस्तान की, उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी मोदी जी की, और ये बड़े होकर के या तो पत्थरबाज और दंगाई बनेंगे या फिर ये स्पाई बनेंगे, जासूस बनेंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के। एक ही झटके में बहुत बड़ा काम अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है। इतना ही नहीं, जो अवैध बस्तियां अलग अलग जगहों पर बन गई थी, जिनमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ये सब छिपे हुए थे और भारत के की जड़ों में मट्ठा डाल करके षड्यंत्र रच रहे थे, उन बस्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजरों से इस समय कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो यहां बैठ करके पाकिस्तान का राग अलापते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा सेट करते हैं, खाते यहां का है और जबान बोलते हैं पाकिस्तानियों की, हित साध रहे हैं पाकिस्तानियों के, ऐसे लोगों पर भी, ऐसे चैनलों पर भी शिकंजा कस दिया गया है। 17 चैनल तो जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उनको बैन किया गया। एक लखनऊ में 4 PM करके था, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुण गाता था और हमेशा मोदी विरोधी मुहिम चलाता था, उसको बैन कर दिया गया है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और आज जो अधिकारियों की बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा कलर की जैकेट पहन करके आए थे। यानी आपने हिंदुओं को पहचान करके, उनकी पेंटें उतरवा करके, ये समझ करके और मैसेज देने के लिए कि बोल देना मोदी को, हिंदुओं को मारा है चुन चुन करके। तो अब आरएसएस प्रमुख भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। किसी बड़ी कार्रवाई से पहले वो खुद प्रधानमंत्री आज एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा हमारे पास समय सीमित है और टारगेट बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत बड़े हैं। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? और हमारे यहाँ के जो बड़बोले, नासमझ और देश विरोधी नेता हैं, उनका तो कहना ही क्या है। मैं तो जब दैनिक जागरण में था तो मैंने महेंद्र सिंह टिकैत का वो आंदोलन कवर किया था, डे 1 से किया था। महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी देश विरोधी बातें नहीं की। उनकी संतानें आज पता नहीं किस किस से सुपारी लेकर के वो जवान बोल रही हैं, जो जवान बोलने की हिम्मत इस देश के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स में भी नहीं है। उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और कृष्णवीर चौधरी, आप उनसे परिचित हैं, अलग अलग चैनलों पर आप उनको किसानों की पैरवी करते हुए देख चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार।
वीरेन जी, पहले मैं आपके पास आता हूं। आरएसएस प्रमुख का प्रधानमंत्री आवास जाना, मुझे याद नहीं है कि 2014 के बाद कभी आरएसएस प्रमुख प्रधानमंत्री आवास गए हों। मुझे ये भी याद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नागपुर आरएसएस मुख्यालय भी गया हो। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में हमने ये दोनों घटनाएं होते हुए देखी हैं। जी भागवत जी का एक बयान भी अभी आया था, एक दिन पहले ही आया था, और उन्होंने कहा, राक्षस कहा था, रावण कहा था कि रावण को मारना, उसका संहार करना भी अहिंसा ही है, धर्म ही है। यानी एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि बहुत हो गया, अब बस। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के सऊदी अरब से वापस आते ही ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है। कांग्रेस ने वहां पे कांग्रेस को ने सरकार के हर कदम को समर्थन का वहां पे आश्वासन दिया। लेकिन वहां से बाहर आते ही ये लोग जो है नई भाषा बोलने लगे। और जैसा कश्मीर के नेताओं के बारे में कहा जाता है, ये लोग फोक टंग से बोलते हैं। जैसे सांप की जो जबान होती है, वो उसके दो हिस्से होते हैं। फोक टंग से बोलते हैं, कांटे ऐसी होती है। तो ये जो है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के बड़े के महामंत्री हैं कि पाकिस्तान की लड़ाई जो है बीजेपी से है, हमसे नहीं है हमारा। और जो वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो अब कांग्रेस को जो है अपनी बात संभालना मुश्किल लग रहा है। जहां तक संघ प्रमुख के जाने की बात है, ये बहुत सुखद डेवलपमेंट इसलिए है कि भारत के मीडिया में पिछले 10 साल से संघ और बीजेपी के बीच में खींचतान की खबरों में बड़े रस से इसको लिया जाता है। और खूब अनाप शनाप, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सरपैर के, बिना किसी आधार के ये खबरें बहुत चलाई जाती हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के बयान की, साहब हमें संघ की अब आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं, उससे भी इन सारी बातों को बल मिला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मार्च में जो जब अभी महाराष्ट्र गए थे, नागपुर के दौरे में वो संघ के मुख्यालय गए, तो ये भी सारी जो है, इन सारी अटकलबाजियों को एकदम विराम मिला। तो कुल मेरा कहने का अर्थ ये है कि सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जिस तरीके से व्यापक कंसल्टेशन कर रही है, सारे विपक्ष को जो है विश्वास में लिया है, पूरी पार्टी को लिया है, एनडीए के पार्टनर्स को लिया है, और अब संघ प्रमुख भी आ रहे हैं लगातार। और एक बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो चुकी है, कल फिर बैठक होने जा रही है। तो अब ये बात बहुत साफ है, कि सरकार बहुत ही, जो कहते हैं एस्केलेशन लैडर, जवाबुल जवाब में क्रमशः कदम बढ़ा रही है। जो अब तक जो कोर्सिव डिप्लोमेसी है, भारत में मजाक उड़ रहा है कि सब इंडस वाटर ट्रीटीज आपने अबायंस में डाल दी, सस्पेंड कर दी, इससे क्या होगा? आपके पास वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं है, आपके पास रिजर्वायर नहीं है, बैराज नहीं है, डैम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान में, पंजाब में 80% जो एग्रीकल्चर है, कॉटन और गेहूं और धान, बर्बाद हो जाएगा अगर जो है 10% पानी भी इंडस से कम हो गया। और ये लोग ये भूल जाते हैं, इंडस अकेली नदी नहीं है, 5 नदियां और हैं जो उसकी सहायक नदियां हैं। चेनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, सबका पानी जाता है। और एक बात और सामने आई है, नेहरू जी कितने महान थे कि इन सारी नदियों का, 6 नदियों का जो स्रोत है वो भारत में है, यानी हम अपर रिपेरियन स्टेट हैं। उसके बावजूद भारत ने 80% पानी इन नदियों का पाकिस्तान को दे दिया, और 20% पानी केवल हिस्से आया भारत के। तो ये ऐसा अपराध भारतीय के पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ कांग्रेस ने 1960 में किया, इसी बहाने ये बात तो अब सामने आई। और इस पे भी चर्चा अलग से होनी चाहिए। ये कहाँ है किसान नेता टिकैत, और ये नेता किसान जो है पंजाब के नेता, जो जो साल भर बैठे रहे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, कभी उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की। और आपको याद होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सतलुज यमुना लिंक कैनाल के प्रोजेक्ट को बाकायदा पंजाब विधानसभा में अधिनियम पास करके कैंसिल किया था। वो आज तक चालू नहीं हो पाया। तो भारत का इतनी अथाह जलराशि पाकिस्तान को, क्या वो हमारा दामाद है? क्यों दे रहे थे भाई? तो ये सारी बातें अब आएंगी। और जिस तरीके से अब तक जो स्थितियां हैं, जो RANW है, भारत की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके जो संस्थापक थे RN काओ, उनका बहुत मशहूर एक एक उनका प्रिंसिपल था
कि दुश्मन को शहद से मारो, दुश्मन को जहर से मत मारो। दुश्मन को मारने के लिए शहद का प्रयोग करना चाहिए। तो भारत सरकार एग्ज़ैक्टली यही काम कर रही है कि शहद से दुश्मन को निपटाया जा रहा है। हम कहीं भी जहर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोर्सिव डिप्लोमेसी का इतना असर हुआ है कि अब तक खबरें आई थी कि पाकिस्तानी की सेना के बड़े अधिकारी अपने बच्चों को देश के बाहर भेज रहे हैं। अब कल से और आज भी खबर आई है कि इस्लामाबाद में जितने यूरोप के, अमेरिका के और अन्य बड़े देशों के जो डिप्लोमैटिक मिशन हैं, उन्होंने भी अपने-अपने परिवारों को अपने मूल देश भेजना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के ये जो है अब मुझे लग रहा है कि एनफ इज़ एनफ और ये भारत दारुल खिलाफा नहीं है, भारत भारत है, ये भारत के नियम से चलेगा और इसी संकट के चलते देखिए इतना बड़ा पाखंड एक्सप्लोड हुआ। 1 लाख से अधिक महिलाएँ भारत की उनकी शादी हुई है पाकिस्तान में और वो प्रेग्नेंट होके आती हैं, वो नागरिक भारत की हैं, उनका पासपोर्ट भारत का है और उनके बच्चे यहाँ पले-बढ़ेंगे, एक के कम से कम 5 बच्चे होंगे, तो ये भी एक जनसंख्या जिहाद चल रहा था। कम से कम ये भी एक पाखंड सामने आया और वो तो कहिए इमिग्रेशन कानून अमेंड हो चुका है और अब इससे ये भी बात सामने आई है कि नागरिकता कानून को सरकार को दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता अवश्य अनुभव होगी कि इस पाखंड को कैसे रोका जाए कि लड़कियां पाकिस्तान में जाके शादी कर लें और प्रेग्नेंट होके यहाँ आएं और भारत सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ लें, आधार का, आयुष्मान का, फ्री अनाज का, जितनी भी सुविधाएं हैं सबका लें। तो ये तमाम जो है, जो इतिहास के में तमाम ऐसे मुद्दे थे, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते थे, ये बातें अब सामने आ रही हैं और क्लीन अप करने का मौका मिल रहा है सरकार को। ये क्लीन अप होगा, मोदी जी हैं तो होगा, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है। और और ये जो इकोसिस्टम देश में दिल्ली में जो बैठा हुआ है, जो वामपंथी है, जिहादी है वहाबी है और विदेशी लेता है, इसकी इतनी ताकत है कि कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 मई को वक्फ बिल के कानून के ऊपर सुनवाई ना करे। इस समय माहौल बड़ा पाकिस्तान का विरोधी बना हुआ है, तो ऐसे माहौल में सुनवाई करना उचित नहीं है। अब इससे आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी जो देश में राजनीति क्या चल रही है, उसके अनुसार काम करेगी, ना कि उसके सामने पिटीशन में और काउंटर एफिडेविट में ऑन रिकॉर्ड क्या है और सुप्रीम कोर्ट कितनी एक्टिविस्ट है। अभी गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के आसपास जो तमाम सरकारी भूमि थी, जहां मुसलमानों का अवैध कब्जा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही कि साहब आप इसमें 12 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल क्यों बना रहे हैं और उस पे स्टे लगा दिया और कहा ये केवल 4 फीट होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि सरकार अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए जो दीवार बनाएगी, उसकी हाइट क्या होगी? ये तय सुप्रीम कोर्ट से होगा, तो ये सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ जो है भारत में स्थिति बहुत स्टेबल बनी हुई है और सरकार जो कुछ कर सकती है वाइडेस्ट कंसल्टेशन के लिए, वो सरकार कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत साफ संकेत दे दिया है कि समय बहुत सीमित है और टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। इसके बाद ज़्यादा इसमें कोई इसमें कोई ज़्यादा इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। पीएम ने एक लाइन में 1 करोड़ शब्दों की बात कह दी है। जी। जी जी, बहुत सही बात आपने कही है भट्ट साहब। कृष्णवीर चौधरी जी को जोड़ते हैं। कृष्णवीर जी, अभी 13 महीने के आंदोलन का जिक्र किया, किसानों की बात की और किसानों के तथाकथित जो नेता आजकल बने हुए हैं, वो किस तरह की जबान बोल रहे हैं साहब? ये नरेश टिकैत और राकेश टिकैत में एक होड़ लगी हुई है कि कौन भारत के ज्यादा खिलाफ बोल सकता है। एक स्ट्रेटेजिक फैसला भारत सरकार ने लिया कि सिंधु जो समझौता है, जो संधि है 1960 की, उसको हम स्थगित कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे उससे। पानी अभी बह रहा है, पर जो डाटा दिया जाता था वो डाटा देना बंद कर दिया और उसको रोकने के लिए बांध वगैरह की व्यवस्था भी चल रही है। इस समय वो रोका जाएगा। इस पर नरेश टिकैत का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान और इस राकेश टिकैत ने तो सारी हदें पार कर दी। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाले जो लाभार्थी हैं, उन्होंने ही पहलगाम कराया है। जी, उन आतंकवादियों ने
जिन्होंने कलमा पढ़वा के और पैंट उतरवा के गोली मारी है, उनके बारे में जबान कब खुलेगी? उनका अपराध क्या था जो वहां टूरिस्ट गए थे? उनके बारे में कभी बोलने की हिम्मत नहीं की किसी ने, इन लोगों ने। आप ये देखिए कि जिस तरीके से जब लाल किले पे घटना घटी थी, उसका अपराध भी इन्होंने किया था, और ये कहने लगे कि लाल किले पे करना गलत हो गया, हमें तो संसद पे करना चाहिए था। क्या इन्होंने बांग्लादेश समझ रखा है? ओंकार जी, हिंदुस्तान की सीमा पर देश की रक्षा करने वाले उस किसान के बेटे के दिल पर क्या बीत रही होगी कि देश में गद्दार किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के हित में। और जाट बटालियन की बात आप देख लीजिए, राजपुताना बटालियन की देख लीजिए, सिख बटालियन की देख लीजिए, जो पाकिस्तान की सीमा पर हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनकी सोच और इनकी कार्यशैली और इनका कंट्रोलिंग पॉइंट क्या देश विरोधी ताकतों के हाथ में पूरी तरीके से, मैंने पहले से कहा है कि ये देश विरोधी ताकतों के टूल किट के हिसाब से ये बोलते हैं, चलते हैं। ये जाने अनजाने की बात नहीं है। आपको तो जानकारी है कि जब आंदोलन चला था तो मुझे पाकिस्तान के नंबर से ही थ्रेटनिंग कॉल आई थी, और मैंने उस बात को सरकार को जानकारी, नंबर दे दिया था मैंने, +92 जो नंबर था। तो ये चीजें जो है, ये कहां से रिश्ते हैं? कनाडा का पूरा गिरोह पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, और ये सारा एक इंटरनेशनल टूलकिट की साजिश भारत के खिलाफ है। जब तमाम राजनीतिक दलों की बैठक होती है, सरकार बैठ के बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ जी उसको चेयर करते हैं, उसमें तमाम राजनीतिक दलों के सामने तमाम स्थिति रखी जाती है, तो क्या किसी दल के अंदर बैठक में किसी ने ये कहा कि हम विरोध करते हैं किसी बात का? लेकिन बाहर निकल के उनकी भाषा में जो अंतर आ रहा है उसको देश देख रहा है ओंकार जी। और जिस तरीके से किसानों के नाम पर कलंकित बयान किए हैं इन लोगों ने, उसको देश का किसान देख रहा है और उत्तर प्रदेश का किसान देख रहा है। लोगों के मन में आग लगी हुई है, लोग भड़क रहे हैं बुरी तरीके से। कितने लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि ये सब हो क्या रहा है? किसानों के नाम पर इस तरीके के बयान 1960 में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अगर आप ये बताइए, कश्मीर पर जब कश्मीर में कबायलियों ने हमला किया और जब हमारी फौज सक्रिय हुई और उसको पीछे धकेलने के लिए कब्जा लिया जा रहा था, किसने रोका था? पीओके देने का अपराध भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1960 में। सिंधु जल समझौता भी उन्होंने किया था, वो अपराध भी उन्होंने किया था कि 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% हिंदुस्तान को जाएगा। उन सब चीजों को आज देश के सामने जितने अपराध किए गए हैं राजनीतिक नेताओं के द्वारा, राष्ट्र को आज पता है, पता लग रहा है कि कहां का अपराध किए गए हैं, किस तरीके से देश के साथ समझौते किए गए हैं। एक बात बताइए ओंकार जी, पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पर पंजाब के किसान प्रदर्शन करने जाते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री लाठी चार्ज करवाता है, उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से उनकी धुनाई करवाता है। ये एक बयान नहीं बोलते। क्या बात है कि पंजाब की सरकार किसानों पर अत्याचार करेगी और ये नहीं बोलेंगे? जब पंजाब की सरकार ने धरना करने वाले किसानों को रात को जबरदस्ती उठाया तो इनकी जबान को ताला लग जाता है। इनका मुद्दा क्या है? इनका कोई एक शब्द नहीं बोला। इनका मुद्दा है मोदी का विरोध करना। ये एजेंडा है कांग्रेस का, ये एजेंडा है आप पार्टी का, ये एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, और ये उनके पिट्ठू हैं, ये दलाल है उनके, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के सबसे बड़े गद्दार इस देश के अंदर जो है। सबसे पहले तो इनकी सफाई करनी चाहिए। मैंने आपके कार्यक्रम में भी, देश के तमाम चैनलों पर मैंने कहा है कि हमारी एनआईए को, हमारी सीबीआई को, तमाम राष्ट्र विरोधी खिलाफ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये देश के अंदर एक नई बीमारी पैदा हो गई है लोकतंत्र के नाम पर कि आप कुछ भी कहेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे। क्या है भाई आप हैं क्या? आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है? आपकी हैसियत क्या संवैधानिक? उसमें कोई सांसद नहीं बोलता, कोई विधायक नहीं बोलता, कोई मंत्री नहीं बोलता, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि निर्णय जो होता है ये राष्ट्र का सबके साथ मिलकर निर्णय होता है।
गृह मंत्री भी और रक्षा मंत्री भी राष्ट्रपति जी से भी जाके सलाह करते हैं, प्रधानमंत्री जी अलग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करते हैं, इसलिए कि राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और हमारा सैनिक जो सीमा पे खड़ा है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी कि पाकिस्तान के एजेंट हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की वकालत करते हैं। अरे तमाम जो तरीके होते हैं उनको अपनाया जाता। अभी भट्ट साहब आप सही कह रहे थे कि दुश्मन को जहर से नहीं, दुश्मन को शहद से मारो, तो वही तो सिंधु ये किसान परिवारों के बच्चे हैं जो सरहद पे खड़े हैं। मैंने ये कहा कि उनको कलंकित किया गया है इस तरीके के बयानबाजी से, जो है उनके मन में रोष है। वो हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, तमाम वो सीमा पे खड़े हुए हैं, वो गोली तान के खड़े हुए हैं, हाथ में लेके गोली मारने के लिए पीछे नहीं है, गोली खाने के लिए पीछे नहीं है। और दूसरी तरफ इस तरीके की पाकिस्तान की वकालत करते हैं, पहले कांग्रेस के कुछ नेता वहां पाकिस्तान जाके कहते थे कि मोदी के खिलाफ हमको मदद करो। ये कौन कौन से एजेंडे हैं इनके? ये जॉर्ज सोरोस की टूल किट का पैसा जो है वो उस एजेंडे पर ये लोग सब चलते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? आखिर वजह क्या है? सरकार को इन लोगों की जो राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं उनकी जांच करवाने में बाधा क्या है? मुझे समझ ये नहीं आ रहा। मेरा एक ही सवाल मेरे भी दिमाग में कौंध रहा है कई दिन से कि लाल किले के हमले के बाद का संसद पे करना चाहिए था। आज पाकिस्तान का अगर पानी रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, अरे दुश्मन तो पानी काट देता है, रोकने के लिए तमाम रास्ते अपनाए जाते हैं। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो होता है। यूएन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर को लॉबिंग करनी पड़ती है, यूएन से अलग फेवर अपना ले रहे हैं, यूएन अपना अलग वो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उसको कंडम करते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन उसको कंडम करते हैं और वो कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। एक तरफ देश की दुनिया की दो बड़ी ताकतें वो दोनों कहते हैं, चीन भी चुप है, इसलिए कि चीन भी समझ गया है कि इस तरीके से भारत में जो आतंकवाद का मामला है और भारत जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सख्ती के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्दे पर खड़े हैं, उसमें चीन भी आज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये गलत है। मतलब दुनिया की तीन बड़ी ताकतें इस बात को स्वीकार कर रही हैं और यहाँ हिंदुस्तान में जिनका कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो किसानों के नाम पर जगह जगह बयानबाजी हो रही है। ये क्या कभी किसानों से पूछने की कोशिश करेंगे कि किसानों के बेटे जिनका अपमान किया जा रहा बयानबाजी करके? अरे अगर इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान में चले जाइए, वहीं कर लेना, बहुत खेती के लिए जगह मिल जाएगी आपको अगर खेती इतनी ज्यादा करने का शौक है। हिंदुस्तान में कमी। कृष्णवीर जी मेरा एक सवाल है, मैं वीरेंद्र जी के पास जाने से पहले एक सवाल का जवाब जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2022 में विधानसभा चुनाव में इन्होंने सारे घोड़े दौड़ा लिए थे योगेंद्र यादव के साथ कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को हराने के लिए अपील की थी। इन्होंने खुल करके सामने आ गए थे। ये उसके बाद भी हरियाणा में भी इन्होंने यही किया था, इनको मुंह की खानी पड़ी, लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव में भी। और ये राकेश टिकैत 2 चुनाव लड़े हैं, खतौली से विधानसभा का और अमरोहा से लोकसभा का, दोनों में जमानतें जब्त हुई हैं, 9,000 वोट मिले हैं। इनकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, फिर सरकार इन पर कृपा दृष्टि क्यों बनाए हुए है? उठा करके अंदर क्यों नहीं कर देती ऐसे लोगों को जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके बार बार माहौल खराब कर रहे हैं और कानून व्यवस्था का भी एक प्रश्न पैदा कर रहे हैं? अब देखिए, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह का मामला जो है लोगों की मांग पर उत्तर प्रदेश में किया गया और वो सही कदम है। सारे चैनलों को बंद किया गया जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो मेरा यही कहना है कि तमाम लोग, मेरा कहना है ये तमाम लोग जो राष्ट्र के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो देश की अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हमारे देश के खिलाफ है, जो देश की दुश्मन है, जो उनकी भाषा बोलते हैं, उन तमाम लोगों की जांच, खुली जांच होनी चाहिए। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को और सरकार को समझना होगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस मजबूती के साथ
पूरी तरीके से राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरीके से राष्ट्र के अंदर जो पैदा हो गए हैं, ये जो मानव अधिकारवादी जो पैदा हो गए हैं, थोड़ा इनकी तरफ भी नजर डालना पड़ेगा सरकार को। आंख बंद कर लेने से और कानों में रुई देने से कोई आवाजें ऐसा नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको आज की बात बता दूं, हमारे लोकसभा के लीडर अपोजिशन आज रायबरेली में थे और जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कह रहे थे इस बैठक में कोई भी आदिवासी क्यों नहीं है। तो जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, जिले के एमएलसी हैं, दिनेश प्रताप सिंह बोले बताइए इनका जो है 3 पीढ़ी से यहाँ इनका नाता रहा है और इनको ये भी पता नहीं है कि रायबरेली में कोई ट्राइबल आबादी ही नहीं है। ये हाल है राहुल गांधी का। इनको हर जगह केवल जाति का जहर छिड़कते हैं और कुछ नहीं। कभी संविधान बचाओ, कभी जाति बचाओ, कभी आरक्षण लाओ, कभी जो है जाति जनगणना कराओ। कैसे समाज को बांटो, कैसे समाज में और विखंडन पैदा करो, यही एजेंडा इनका रह गया है। बस ये हाल है। बताइए, हमारे लोकसभा के लीडर अपोजिशन कह रहा है कि रायबरेली में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कोई आदिवासी ट्राइबल क्यों नहीं है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कांग्रेस के आज कहां पहुंच गई है। वीरेंद्र जी, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है, मैं राहुल गांधी पर एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। इनके ट्विटर हैंडल पर एक चित्र जारी किया गया है नरेंद्र मोदी जी का, बहुत और है उसमें उनकी गर्दन नहीं है और उसमें लिखा गया है गायब, यानी गर्दन गायब या प्रधानमंत्री गायब। जो प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा कट शॉर्ट करके 24 घंटे में वापस दिल्ली पहुंचे हों, जिन्होंने एयरपोर्ट पर ही विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के साथ मीटिंग कर ली हो हवाई जहाज से उतरते ही, जो लगातार सीसीएस से लेकर के तमाम मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह के साथ भी, राजनाथ सिंह के साथ भी, तमाम लोगों के साथ, और जिनको ये गायब बता रहे हैं, पाकिस्तान जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, वहां का प्रधानमंत्री पेंट गीली कर रहा है, वहां का जो सेना प्रमुख है वो इतना घबराया हुआ है, इन्होंने अपने परिवारों को विदेशों में भेज दिया है, और ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री गायब है, और गर्दन काट करके प्रधानमंत्री का फोटो आप अपने ट्विटर हैंडल पर जारी कर रहे हैं। ऐसी नफरत, ये जो नफरत इनकी 2001-2002 से शुरू हुई थी गुजरात से, उसका नतीजा नहीं देखा क्या इन्होंने? वो तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री भी लगातार तीसरी बार बने हैं। कांग्रेस के जो कुकर्म हैं, ये उनको चौथी और 5वीं बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो जो फोटो आप बता रहे हैं वो तो केवल मुसलमानों को और पाकिस्तान को खुश करने के लिए है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, 7 तन से जुदा, उसका एक ही मैसेज है और इससे घृणित काम कोई कर नहीं सकता। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि ये अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ये अब लश्कर कांग्रेस है। और यूपी की समाजवादी पार्टी भी लश्कर समाजवादी पार्टी है। और योगी आदित्यनाथ जी ने आज देवरिया में बैठक में एक जनसभा में इस बात को साफ साफ दोहराया है कि आप केवल जो पाकिस्तान का जो रेटरिक इंडिया के अगेंस्ट है, जो पाकिस्तान का शब्द आडंबर भारत का है के अगेंस्ट है, भारत के विरुद्ध है, समाजवादी पार्टी के नेता वही भाषा बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ भी आज एक कल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने भी जो है बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा में ट्वीट किया, वीडियो बनाया और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत भद्दी भाषा में बोला कि वो क्यों नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, वो बिहार चला गया चुनाव का प्रचार करने। प्राइम मिनिस्टर का जो है पद होता है, संवैधानिक पद होता है, प्राइम मिनिस्टर पद का सम्मान होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और उसके प्रति असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कभी भी मान्य नहीं हो सकता। उन्होंने जो है उन मैडम ने पीएम के खिलाफ बहुत ही अपशब्द भाषा बोली है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। तो ये जो स्थिति आ गई है, और जो जनरल बिपिन रावत ये कहते थे कि भारत को 2.5 मोर्चे पे लड़ना होगा, चीन और पाकिस्तान और दूसरा घर के अंदर।
तो अब ये कम से कम आज जो है 80 साल बाद, देश के 78 ईयर्स के बाद, ये आधा मोर्चा खुल के सड़कों पे आ गया है। जिस तरीके से बंबई में लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लगाए, तो बुर्के वाली महिलाओं ने सबसे आगे बढ़ करके उसको उनको उखाड़ना शुरू कर दिया। यही हिमाचल में हुआ, यही अन्य राज्यों में हुआ। ऐसी घटनाएं कई राज्यों से आई हैं। तो कौन किसके साथ है? और प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि सबसे ऊपर राष्ट्र है, उसके बाद दल है। दल राष्ट्र के ऊपर नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे ऊपर परिवार है, उसके बाद दल है, उसके बाद राष्ट्र है। ये बहुत बड़ी ये इतना बड़ा वैचारिक मतभेद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और ऐसे मौके पर जब देश पूरा एक मत है, कांग्रेस का इतना गंदा मीम बना करके प्राइम मिनिस्टर का बिना सर का फोटो जारी करना, मेरा तो मानना है ये एक आपराधिक कृत्य है। इट्स ए क्राइम अगेंस्ट नेशन, और इसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। ये कोई एक जो है पॉलिटिकल बयानबाजी या कोई पॉलिटिकल रेटोरिक नहीं है। ये कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। उसकी चिंता केवल ये है कि माँ बेटा नेशनल हेराल्ड केस में जेल ना जाए। और ये हर तरीके से मोदी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि हेराल्ड केस में सरकार से कोई लेना देना है ही नहीं। 2012 का केस है ये। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एमपी भी नहीं थे। और इनको जो है दिल्ली की सेशन कोर्ट से, दिल्ली की हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। उसके बावजूद भी ये सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई से ये सब काम हो रहा है। सरकार की भूमिका ही नहीं है। आप केवल सरकार को ही नहीं, आप जुडिशरी को भी कलंकित कर रहे हैं। आप जुडिशरी की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं, हाई कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं, सेशन कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं। आपको मालूम ही है, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को कैसे फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी लिखते थे कि अंग्रेज को चिट्ठी में कि योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, और यही तो सावरकर ने लिखा था। तो सावरकर ने कौन सा अपराध कर दिया? उसके बाद कांग्रेस शांत हो गई। अब देखिए सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के बयान नहीं आएंगे। तो ये इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये मोदी कौन कहाँ से आ गया? अरे हमारे पिताजी पीएम थे, हमारी दादी पीएम थी, हमारी दादी के पिताजी पीएम थे, अब मुझे पीएम होना चाहिए। वो तो समझता है कि हम तो अगले पीएम है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हिकारत और जितने कंटेम्प्ट और जितने अपमानजनक अंदाज से राहुल गांधी ने पिछले 11 साल से बोला है, ये हमारे आपके से छुपा नहीं है और हमको भूला भी नहीं है। तो इनका जो व्यवहार है, मेरा मानना अभी और गंदा होगा। इनकी गंदगी अभी और सामने आएगी। ये यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं। और लेकिन ये जो भी कर लें, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अब तक का जो रिकॉर्ड है, मैंने देश में ऐसा पहला नेता देखा है जो अनपॉपुलर अलोकप्रिय फैसले लेने के, अगर वो राष्ट्र हित में है, तो नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार सोचते नहीं है। जीएसटी आसान फैसला नहीं था, नोटबंदी आसान फैसला नहीं था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आसान फैसला नहीं था, नागरिकता कानून आसान फैसला नहीं था, बहुत बड़ा फैसला था। आधार का फैसला आसान नहीं था। और आप देखिए पिछले 11 सालों में लोकसभा राज्यसभा से दोनों सदनों से पारित कम से कम 12 विधेयक हैं जिनको कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 12 विधेयक हैं। और लेटेस्ट चल रहा है आपका वक्फ कानून। और तो ये इनका इतिहास रहा है। इनके लिए सबसे ऊपर परिवार है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जैसे एक जमीन से जुड़े हुए नेता की पार्टी का नेता जो आज उनका पुत्र है, उसका व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदार है। जी जी, एक बार जी कृष्णवीर जी को जरा जोड़ लेते हैं। कृष्णवीर जी, जरा ये बताइए कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ज्यादा हैं या भारत में गद्दार ज्यादा हैं, और इन गद्दारों की दवा क्या है, उपचार क्या है? देखिए, पाकिस्तान तो आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर है पूरी तरीके से। पहले उसने जो पाले, आज वही उसके गले में पड़ गए। जो आज हिंदुस्तान के साथ वो कर रहा है, अगर जम्मू कश्मीर के आप विधानसभा के चुनाव से पहले की परिस्थितियों को देखें तो आतंकवादी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और हमारी सेना पूरी तरीके से उनको कंट्रोल किए हुए थे।
ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि वहां चुनाव कराए जाएं लोकतंत्र के लिए, अब चुनाव तो हो गए। अब चुनाव होने के बाद जिस तरीके की, देखिए, जो शेख अब्दुल्ला की भाषा रही, फारूक अब्दुल्ला की भाषा आज रही है, वो उचित नहीं थी। ये कहना कि पाकिस्तान से बात करो पीओके पर, पीओके हमारा था, हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे, ये संसद में अमित शाह जी ने स्पष्ट करके कहा, पूरे संसद में कहा। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब रही देश के अंदर की बात, ये जो राजनीतिक दलों की स्थिति है, कांग्रेस और सपा की जो अभी बताई, परिवार ऊपर है, परिवार के बाद पार्टी है और बाद में देश है। मैं कहता हूं कि इनकी स्थिति दोनों दलों की, ये आपने सही कही भट्ट जी, लेकिन ये भी तो बताइए कि इनके कुकर्म और इनके हालात देश की जनता देख रही है। लेकिन इन्होंने वो फॉर्मूला अपना लिया है जो अंग्रेजों ने अपनाया था, बांटो और राज करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो, राज करो। पहले इन्होंने, कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया था। आप ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश का उदाहरण सबके सामने है, जब से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कोई बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। कांग्रेस के शासन में देखिए, बसपा में देखिए, सपा में देखिए, आए दिन दंगे होते थे। सबसे ज्यादा दंगे हुए, और क्यों हुए दंगे? क्योंकि दंगे करवाना इनकी फितरत थी। दंगे करवाकर ही इनको माइनॉरिटी की वोट मिलती थी। इनको ये दिखाना होता था कि हम आपके साथ हैं। पहले दंगे करवाओ और उसके बाद सहानुभूति पाओ और फिर वोट के लिए करो। अगर ईमानदारी में देखें, मेरा अल्पसंख्यक समुदाय जो हमारे देश के अंदर है, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, सबको घर दिया, सबको अनाज दिया, सबको आयुष्मान कार्ड दिया, सबको गैस सिलेंडर दिया, सबके लिए तमाम योजनाओं का लाभ हुआ। और सच्चाई ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र से लेके और तमाम सुविधाएं और संसाधन जो हैं सबसे ज्यादा अगर मुहैया किए। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, हिंदुस्तान के 11 साल के शासन में कांग्रेस ने कभी नहीं करे, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतना कोई काम नहीं किया। सिर्फ लिप सर्विस की, उनको गुमराह किया, झूठ बोला, धोखा दिया, उनको शिक्षा तक तो पाने नहीं दी। इसलिए कि अगर शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर हमारी बात जो गुमराह करने का जो गुमराहियत का तरीका है वो नहीं चलेगा। आज फिर उसे कर रहे हैं। आप एक बात देखिए कि ओवैसी जी का बयान भी मैंने सुना है। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मेरी जमी है, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तान हमारा देश है, और पाकिस्तान जो करवा रहा है आतंकवाद, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी भारत की हमारी फौज, और हमारा राष्ट्र जो है सब एक है। तो ये अंतर मैंने इसलिए कहा कि जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे समाज में लोग हैं, वो भी राष्ट्र और अपने दायित्व को वक्त आने पर बोलते हैं, जैसा उन्होंने परसों कहा है, खुले शब्दों में कहा है, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा कि आतंकवाद की पाठशाला है पाकिस्तान। तो ओंकार जी, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये पिट्ठू जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने जो पाले हैं, ये जो गद्दार टूल किट के लोग हैं, ये गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग। देखिए अब क्या हुआ था पिछले आंदोलन में, वो पंजाब के लोगों को गुमराह करा, वहां के कमीशन एजेंट्स ने गुमराह करके सारा किया, क्योंकि उनका एजेंडा जो है फेल हो रहा था, उन्होंने सब आग लगवाई। दिल्ली के अंदर जो सब हुआ उसको तमाम देश ने देखा। आप ये बताइए कि कितने लोग थे उसको कंट्रोल करने वाले लोग, कुल कितने लोग थे? और उसमें भी कुछ लोग गुमराह किए हुए थे। मैंने कार्यक्रमों में कितने लोगों से पूछा कि आप कह रहे हैं कि 3 काले कानून हैं, भैया मुझे 3 काले कानूनों का पूरा नाम बता दीजिए और उनमें क्या क्या खामियां आपको लगती है वो बता दीजिए। सरकार तो आपसे सुधार के लिए, बातचीत करने के लिए हर समय तैयार है। कितनी मीटिंग्स आपके साथ करते हैं? जब 22 मीटिंग हुई थी चौधरी साहब, 22 मीटिंग हुई थी उस समय सरकार के साथ। जी मैं वही कह रहा हूँ, एक भी सर मीटिंग समझौते की हालात बन गए थे, कानून में खामियां नहीं बताई। हाँ ना, कानून में खामियां एक नहीं बताई। एमएसपी की गारंटी के अलावा सहमति बन गई थी पूरी।
पंजाब की परिस्थितियों को देखते हुए और जो हालात उस समय थे, और पंजाब में जिस तरीके से जो है गांव-गांव में इन लोगों ने वो गुंडई करी थी और सारा गुंडागर्दी करके और वहां किसानों को पैसा वसूला, ओंकार जी, प्रति एकड़ इन्होंने पैसा वसूला वहां पंजाब से। जो लाल झंडे वाले गुंडे जो है ना, ये जिनका काम सिर्फ तोड़ फोड़ करना, हिंसा भड़काना, आग लगवाना, ये राष्ट्र विरोधी एलिमेंट है सबसे ज्यादा। इनको कोई पूछता नहीं था पंजाब में, और इन्होंने पूरी गुंडागर्दी करी। ये कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। मैं वीएन भट्ट साहब मेरा सिर्फ ओंकार जी, मेरा सरकार से कार्यक्रम के माध्यम से एक निवेदन है। मैंने कभी इतने कड़े शब्दों के लिए ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, इतने कड़े शब्द। आज देश के सीमा पर लड़ने वाले जवानों का जो भी अपमान करता है, जो भी उनका मनोबल तोड़ने काम करता है, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इंटेलिजेंस एजेंसी को उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे और हर तरीके की कार्रवाई करे, चाहे एनआईए है हमारा, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, क्योंकि इस पर अंकुश लगाना, इनको कंट्रोल करना राष्ट्र हित में आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितना दुश्मन से लड़ने की आवश्यकता है, उतना देश के अंदर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जी जी जी। भट्ट साहब, आखिर में मैं एक सवाल ये आपसे करना चाहता हूं। पाकिस्तान के 17 प्रोपेगेंडा चैनलों पर बैन, जहां आप बैठे हैं यहाँ लखनऊ से चलने वाले 4 PM पर बैन, ये जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड एक्सपर्ट को बुला करके और बैठाते हैं अपने चैनलों पर, और वो बैठ करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेनाओं, कश्मीर को लेकर के झूठ फैलाते हैं। ये कब बंद होगा? और जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं, यहाँ भी खुलेआम प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाने वाले हैं। इनकी नकेल कब कसी जाएगी? देखिए, ये लोग आजादी के बाद से दिल्ली पे काबिज हैं, इनका कब्जा है, और इसमें बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक अखबार ने वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के खिलाफ बहुत सख्त एक लिखा संपादकीय, जब उन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल 142 जो है न्यूक्लियर मिसाइल है इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने उन जजों की तारीफ में एक संपादकीय लिखा, उसकी बहुत चर्चा हुई। मालूम पड़ा कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया के टॉप के लोग थे, वो एक बड़े मामले में फंसे थे, तो उनको उसी बेंच ने राहत दी थी। तो ये जो आपका मीडिया, जैसे अमेरिका में होती है लॉबिंग फर्में, वो पैसा लेती हैं और सेनेटर्स के संग, कांग्रेस के संग लॉबिंग करती हैं। उसी तरीके से हमारा मीडिया जो है, जिसको हम कहते हैं रेंट सीकिंग क्लास, ये भी समझता है कि ये भी लॉबिंग करता है, बाकायदा जो है ये उसका बहुत लाभ कमाता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये लॉबिंग के वाले जो धंधेबाज लोग थे, और अब वो सब हो गए हैं पैदल। इनको अरबों की खरबों की आमदनी बंद हो गई है। इंडिया टुडे के अरुण पुरी ने प्राइम मिनिस्टर को अपने कार्यक्रम में बुलाया और उनकी मौजूदगी में कहा कि आपने तो हमारी दुकान ही बंद कर दी। तो अरुण पुरी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे। वो ये नहीं, उनका मामला खबरों से नहीं था कि साहब आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में बड़े बड़े फैसले होते हैं और अरबों खरबों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कहीं हमारी कोई बात पूछी नहीं जाती, हमारा कोई रोल ही नहीं है। भाई आपका रोल, पेट्रोलियम मिनिस्टर आपसे पूछ के फैसला करेंगे। वो जवाबदेह है पार्लियामेंट को, वो जवाबदेह है जनता को। तो मीडिया का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, वो बहुत हद तक कम हुआ है। दिल्ली में लोधी रोड पे एक संस्था है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। नेहरू के जमाने से लेके और मनमोहन सिंह के समय तक यहाँ बैठे हुए लोग अपने को देश का शासक और बादशाह समझते थे, आज वहां उल्लू बोलते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये क्या आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे? इनके पास अथाह संपत्ति है, ये और ये साल में 12 देशों को दौरा करते हैं। ये अमेरिकन यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सभ्यता, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर, भारत के इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में जाके ये लोग लेक्चर बांटते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और यूएस एड के बंद होने के बाद इन सबका हुक्का पानी बंद हो गया है।
ये जो आपका वोक लेफ्ट वहाबी जो गठबंधन था, ये वहाबी और कम्युनिस्ट एक हैं, इनको अलग मत समझिए। ये कभी भी आप कम्युनिस्टों को इस्लामी जिहादी आतंकवादियों के खिलाफ बोलते नहीं पाएंगे। आप कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे सीपीएम हो या कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये हमेशा जिहादी और आतंकवादी दहशतगर्द के पक्ष में खड़े होते हैं। इन्होंने कभी भी आज तक कश्मीर में हिंदुओं के हत्याकांड को कभी लेके कंडेम नहीं किया, आज भी नहीं किया पहलगाम वाली घटना को। ये दोनों एक हैं, ये दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो प्राइम मिनिस्टर की मैं इस बात में मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं कि वो एक पॉलिटिकल आदमी है। उनको मालूम है कि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और इसको हम राजनीतिक तरीके से जनता के बीच में, जनता के समर्थन से ही हम इसको हल करेंगे। बहुत लोगों ने शाहीन बाग के फैसले को पीएम की बहुत आलोचना की, बहुत लोगों ने किसान आंदोलन की आलोचना की कि साहब पीएम 1 साल तक बोले क्यों नहीं, किसानों पे कोई सरकार गोली नहीं चला सकती। उनको मालूम था कि ये हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है और इसको हम पॉलिटिकल तरीके से ही निपटेंगे। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने अभी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसानों के साथ, उनके ऊपर लाठियां चला दी ना, उनके ऊपर चल गया बुलडोजर। यही काम मोदी भी कर सकते थे, लेकिन वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय नेता है, वो देश के नेता हैं, वो कोई भी जल्दबाजी में फैसला करने वाले व्यक्ति नहीं है। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, राजनीतिक समस्या को पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाता है। डीएमके के नेता स्टालिन रोज नई गाली निकालता है, अब तो वो स्टेट की ऑटोनॉमी के लिए उसने एक कमेटी बना दी है। बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की स्वायत्ता के बारे में क्या बात कर सकता है? संविधान का उसको जानकारी नहीं है? कभी वो हिंदी के बारे में बोलता है, कभी वो नीट के बारे में बोलता है, कभी वो यूजीसी के बारे में बोलता है, कभी वो हिंदी के बारे में बोलता है। इतना हताश है वो व्यक्ति, लेकिन कभी भी बीजेपी के किसी नेता ने वो स्टालिन के बारे में एक भी असंसदीय शब्द नहीं कहा। और उन लोगों ने सनातन धर्म के बारे में, हिंदुओं के बारे में, बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में कोई गंदी से गंदी बात कहना नहीं छोड़ा। और जो नेता गंदी बात बोलता है, जो भी अनपार्लियामेंट्री बात बोलता है, वो अपनी कमजोरी को ही सबके सामने रखता है। मेरा तो ये मानना है। मुझे भी 40 साल हो गए एज जर्नलिस्ट। कोई भी जो आदमी अनुभवी राजनीतिक होगा, वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री भाषा अपने विरोधी के बारे में नहीं बोलेगा। राहुल गांधी रोज बोलते हैं, इससे आप समझ लीजिए ये क्या समय आ गया है और मुझे लगता है कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जेनोसाइड हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद जो भारत सरकार के, मोदी सरकार के इस समय तेवर हैं, जो संकल्प है और जो कार्रवाइयां अलग अलग राज्यों में और अलग अलग स्तरों पर चल रही हैं, ये देश को और सही सोच वाले लोगों को, सकारात्मक सोच रखने वालों को आश्वस्त कर रही हैं कि कुछ तो अच्छा होने जा रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप दोनों ने इतना समय निकाला। दोनों चौधरियों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।